हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे कि हम लोग पढ़ तो सब लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, एक वीडियो में बताया था कि एग्जाम में कैसे पूरा होता है। पर आज हम सिर्फ उस पर बात करेंगे कि हमको शीट में आंसर्स कैसे लिखने हैं। राइटिंग पैटर्न पे हम बात करेंगे। तो राइटिंग पैटर्न पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जब भी हम कोई एक आंसर लेते हैं, है ना, अभी हम मेन फार्मेसी की बात कर रहे हैं जैसे, तो हम कोई एक आंसर को लेते हैं, कोई एक आंसर हम जो लिखने आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसका जो है आप एक बड़ा सा हेडिंग लगाएंगे ऊपर बीचों बीच पेज के। क्यों लगाएंगे, वो जरूरी होता है क्योंकि जो चेक करने वाला होगा वो यही देखेगा कि कौन सा आंसर नंबर सही डालेंगे उसमें, और उसको देख करके वो जो है चेक करता है। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत? तो ये तो समझ आ गया कि भाई जो लगाएंगे हम हेडिंग वो अच्छे से क्लियर होगी और उसमें वो मेन है, बहुत मेन है, ठीक है। उसके बाद हम चालू करेंगे। तो हम जनरली क्या होता है कि बहुत सारी चीजें पूछी होती है क्वेश्चंस में। कई बार क्या पूछा होता है, जो भी पूछा होता है, जो भी पूछा जाएगा कोई टॉपिक से पूछा जाएगा, है ना, कोई एक टॉपिक होगा आपके सिलेबस का, तो उसकी शुरुआत भी कहीं से होती होगी। हो सकता है हमने कुछ और पूछा हो, सिर्फ उसका कुछ मैकेनिज्म या कुछ पूछा हो, पर कुछ शुरुआत भी होती होगी उसकी। तो जो शुरुआत होती है जो उस टॉपिक के बारे में कि वो क्या है, तो वो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन हो गया। तो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन जरूर से देंगे। इंट्रोडक्शन देंगे जब भी, तो उसमें आप जितना और दे सकते हैं वो तो दे ही, लेकिन कुछ 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। तो अगर आपको ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है उसको, पैराग्राफ फॉर्म में, ताकि वो थ्योरी टाइप का इंट्रोडक्शन लगे, तो सबसे पहले ये तो लिखें ही कि वर्ड डेराइव फ्रॉम, अगर एप्लीकेबल है उस टॉपिक में तो वो किन 2 वर्ड से मिलके बना है वो लिखें। वो 2 वर्ड लिखें, उनका मीनिंग लिखें। ये ऐसे करके एक पूरा सेंटेंस बनेगा कि इट इज डेराइव्ड फ्रॉम दिस दिस दिस। उसके बाद वो पूरा बताएंगे कि क्या है, ये क्या है। वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, समझ गए ना आप, कोई भी टॉपिक के बारे में। उसके बाद उसकी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन होगी सिंपल सी, आप एक लाइन छोड़कर डेफिनेशन हेडिंग डालकर लिखते हैं इंट्रोडक्शन के ही अंदर में, सब हेडिंग में। उसके बाद जो है इट इज यूज्ड इन मेनी फील्ड्स, है ना। अब ये भी उसी में ही, एक थ्योरी में ही, मतलब लाइन पैराग्राफ के ही फॉर्म में ऐसे करके ही आप पूरा लिख दे तो 2 लाइन में इसको आ जाएगा। इस तरीके से इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा इंट्रोडक्शन ही है थ्योरी के फॉर्म में। मतलब ऐसा नहीं कि अब यूज लिख दे तो पॉइंट लाइन छोड़ के, वो तो यूजेस अलग है, ठीक है, वो एप्लीकेशन। लेकिन एक ये थ्योरी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आप वहां पर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जनरली वो वर्ड किसने दिया, ये हिस्ट्री में 2-3 बस चीजें आप अपना याद करके जाएं उस आंसर के रिलेटेड, ज्यादा नहीं। बहुत सारा लोग याद कर लेते हैं वर्ड कॉइन्ड बाय, मतलब वो वर्ड किसने दिया। और अब वो वर्ड बस उसने दिया, लेकिन डिस्कवर वो फिनोमिना या जो प्रोसेस है या मैकेनिज्म है वो किसी और ने किया होगा। तो वो जो है वो इन्वेंटेड बाय या फिर डेवलप्ड बाय होगा। कोई टेक्निक है तो डेवलप होगी, या डिस्कवर्ड बाय, तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है वो। ये 2 मतलब जिसने वो वर्ड दिया या फिर जिसने वो इन्वेंट या डेवलप या डिस्कवर किया, ये 2 साइंटिस्ट के नेम लिखे जाएं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें जो है आप थ्योरी भी थोड़ा सा कि वो क्या कैसे डिस्कवर हुआ। जैसे पेनिसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस पर काम कर रहे थे। उसके बाद उनने जो है पेनिसिलिन, उसमें से उनने देखा कि एक रेजिस्टेंस, एक एरिया हो रहा है जहां पर एक केमिकल सिक्रीट हो रहा है, वो पेनिसिलिन है, उनने वो डिस्कवर किया, है ना। वो भी लिख सकते हैं, पर इतना तो करें कि वर्ड कॉइन्ड बाय और इन्वेंटेड, डेवलप्ड या फिर डिस्कवर्ड, तीनों में से कोई ये याद करके जाए। हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन जब भी आए तो ये इतने में क्या हो जाएगा आपका, इतने में मेरे हिसाब से जो है आपका 1 पेज भर जाना चाहिए। 1 पेज भर जाना चाहिए, नहीं भरता है तो आधा तो भर जाना चाहिए, और थोड़ा सा बचना चाहिए एंड का। तो उसमें क्लासिफिकेशन में आप इट इज ऑफ ये करेंगे, तो इट इज ऑफ ये जितने भी टाइप्स के होंगे उतने टाइप्स की जो मेजर हेडिंग होगी वो लिखेंगे। इस तरीके से तो आपका कम से कम 1 पेज भरेगा कि नहीं। अब अगले पेज में डिटेल्ड क्लासिफिकेशन चार्ट, जो उसका पूरा डिटेलिंग होगा, एक पूरा पेज है ये पूरा पेज है क्लासिफिकेशन करके, जो आड़े पेज में है ना, आड़े पेज में मतलब जो पूरा ऐसे डायरेक्ट सीधा नहीं लिखना है, थोड़ा सा दूसरे साइड करके, ऐसा जो पूरा चार्ट बनाते हैं ना हम फैला के, वो बता रहे हैं। तो जो है आपको ये चार्ट बनाना है। इसमें ऐसे आपको 4 क्लासिफिकेशन है या 5 है, जो भी क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद जो उसके सब क्लासिफिकेशन हैं वो करना है। सारे क्लासिफिकेशन हो जाने के बाद ये पूरा आपका 1 पेज भर जाएगा। और उसमें अगर नीचे थोड़ी जगह है, और अगर एग्जाम्पल्स आपको पता है या एग्जाम्पल्स उसमें एप्लीकेबल हैं, तो आप एग्जाम्पल्स भी जो है वो लिख सकते हैं। बात समझ आ गई।
ये तो ठीक है। टाइम मैनेजमेंट वो सब मैंने वो वीडियो में इसके पहले जो मैंने एक बनाया था यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो, उसमें मैंने बता दिया था कि कैसे क्या टाइम मैनेजमेंट। अभी सिर्फ हम आंसर लिखने पर बात कर रहे हैं, तो ये क्लासिफिकेशन कर लें। अब डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अब जो क्वेश्चन पूछा गया था, अभी तक हमने ये करा, अब जो क्वेश्चन पूछा गया था विच इज आस्क्ड, वो हम लिखें, उसको हम है ना जो लाइन लाइन छोड़ छोड़ के दो पेज में खत्म करें। क्या करें? 2 पेज में खत्म करें, 2 पेज में खत्म करें, कोशिश करें। अब हो सकता है बहुत छोटा ही टॉपिक हो तो कहो 2 पेज में भी ना हो, 1 में हो जाए, वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखें, पर कोशिश करें कि उसमें भी काफी लिखें, क्योंकि मेन तो वही है ना, वो लिखें। अब जब वो हो जाए तो डायग्राम बनाना है आपको। तो डायग्राम कई बार आप जो है वो ध्यान किनारे छोटा मोटा बना देते, उसकी जगह फुल पेज में बनाएं, प्रॉपर लेबलिंग हो, और जो है कौन सा डायग्राम है ऊपर लिखें। जैसे डायग्राम है इसके ऊपर जो है वो हेडिंग लिखें। अरे ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या, ये हो जाए जब डायग्राम्स, ये इतना हो गया। अब इसमें आपका मान के चलो 1 पेज भर गया था, 1 पेज इसमें भर गया, 2 पेज और 3 4 पेज इसमें भर गया, ठीक है, 5वां पेज इसमें भर गया, डायग्राम में भर गया। ये पेज भरने की नहीं कहना, आपको ज्यादा ज्यादा भरते जाना है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जो थोड़ा सूटेबल और अच्छा भी लगे, ज्यादा दूर दूर भी ना हो, ज्यादा पास पास भी ना हो। उसे एप्लीकेशन में मेन एप्लीकेशन, उसके 5 पॉइंट्स बस याद रख के जाए वो टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा एसेसरी एप्लीकेशंस में दो जो है, मतलब आप जो है जो भी आप सोच सकते हो, इट इज यूज्ड इन अदर फील्ड्स। अब आप फार्मा से रिलेटेड ही पढ़ोगे जनरली, 5 पॉइंट्स लिख के याद करके जाओगे, लेकिन आप ये भी तो सोच सकते हो कि ये और कहां कहां यूज हो सकता है। उतने टाइम अगर आपको पॉइंट्स याद ना है तो फिर, या फिर आप पहले से रेडी करके जाएं अगर आपसे पॉसिबल है तो जो दूसरे फील्ड में भी अगर वो रिलेटेड यूज हो पा रहा है तो 5 पॉइंट आप वहां लिख दें। एडवांटेज में आपके प्राइमरी एडवांटेज आएंगे, जो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल वही पर्टिकुलर एडवांटेजेस होंगे जो कि बस उसी में एप्लीकेबल है, तो वो आप याद करके जाएं। बाकी सेकेंडरी जो है, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन या इसकी बात आती है कि वो चीज बन रही है, तो उसमें कुछ पॉइंट जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिव, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इजी टू हैंडल, चीप, नो रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपर्टीज, ऐसे करके आप कुछ पॉइंट बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? ये अगर आपको ये एप्लीकेबल हो रहे हैं आपके आंसर में, तो यही पॉइंट भी लिख सकते हैं। आपको देखना है कि आपके टॉपिक में कैसा है, उस हिसाब से, है ना। इस टाइप के ये सेकेंडरी एडवांटेजेस, हेडिंग नहीं डालना है कि प्राइमरी एडवांटेज सेकेंडरी एडवांटेज, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि प्राइमरी तो वो होंगे जो पर्टिकुलर उस टॉपिक के लिए ही होंगे, वो तो करके ही जाए 2-4, है ना। और इसके अलावा ऐसे टाइप के लिख सकते हैं। उसका डिसएडवांटेज में जाता है फिर से प्राइमरी एडवांटेज, उसमें जाता है प्राइमरी जो उसके पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होंगे। सेकेंडरी में जाता है एक्सपेंसिव होगा या टफ टू हैंडल होगा, ये डिसएडवांटेज है। या रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपर्टीज, ये एक डिसएडवांटेज भी है कि भाई कोई पर्सनल एक्सपर्टीज चाहिए पड़ रही है। तो इस तरीके से आप एडवांटेज, एप्लीकेशन, डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। अगर कोई प्रोसेस है तो उसका फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं, फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप जो है पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो आई होप इतने में आपका जो है आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से जो है आंसर पूरा बन सकता है और आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिल सकते हैं। और आई होप आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा, और मेरे को लगता है कि इतने में सफिशिएंट है। अगर आपने ठीक ठाक से भी, थोड़ा बहुत ठीक ठाक से भी पढ़ा है, तो इतना सफिशिएंट है कि इसमें आपको लगभग फुल मार्क्स आपके मिलेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। और बाकी मैंने जितना देखा है कि इस ऐसे ही आंसर लिखने से ज्यादातर जो है अच्छे स्कोर्स आ जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का कि कैसे आंसर लिखना है टॉपिक। प्लीज लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।